था कि कल हमने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था। मैं ट्रायंगल के बारे में एक बार फिर से कुछ छोटी-छोटी बातें आपको बता दूं, ठीक है ना? जिनको लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना? जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? तो आप सभी ये जानते हैं कि भाई मेरे कोई भी तीन साइड्स अगर कोई क्लोज रिप्रेजेंटेशन क्या करती हैं भाई मेरे बनाती हैं, तो वो क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा, ठीक है ना? कोई भी तीन साइड या क्या करती हैं? एक क्लोज रिप्रेजेंटेशन यदि बनाती हैं, तो भाई मेरे वही क्या होगा आपका? ट्रायंगल होगा। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, तो देखिएगा भाई, कोई भी यदि क्या है, कोई भी साइड हमारे पास तीन साइड हैं। कितनी साइड हैं? तीन। क्या गड़बड़ है भाई? हम्म, कोई भी तीन साइड है, ठीक है ना? कोई भी हमारे पास क्या है? तीन साइड है। तो ये तीन साइड हमारी क्या करेंगे? ऑलवेज एक किसे ट्रायंगल को फॉर्म करेंगी, लेकिन कब? कंडीशन ये है कि साहब ये तीनों साइडें कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मान लेते हैं एक साइड ये है मेरे पास, दूसरी साइड ये है मेरे पास और तीसरी साइड ये है मेरे पास। तीनों साइड क्या करें? एक क्लोज रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, तभी ये क्या करेंगे? एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तभी केवल ये क्या करेंगे? एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो ऐसा फिर नहीं होगा। अब देखिएगा, जब आपने ये कहा कि सर यदि तीन साइड मिलकर एक ट्रायंगल बनाती हैं, आज थोड़ा सा मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल आपने ये कहा कि ये वाला एंगल यदि मैं इसे मान लेता हूं ए, इसे मान लेता हूं जी बी और इसे मान लेता हूं सी, ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होता है ए बी सी, तो उसके यदि कोण ए बी और सी हैं, ए बी और सी हैं, तो इन सभी का जो सम होता है वो ऑलवेज कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बात से सहमत है या नहीं? देन आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे, ठीक है ना? ये तो हुई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात की अगर हम बात करें, तो भाई मेरे हमने आपको एक बात ये और बताई थी, शायद आपको सबको याद होगा कि भाई यदि ए ट्रायंगल में भाई ये भुजा है, तो भाई मेरे इसके सॉरी शीर्ष है, तो आपके इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को ए मान लेते हैं। इसके अपोजिट वाली साइड को भाई मेरे बी मान लिया जाता है और इसके अपोजिट वाली साइड को सी मान लिया जाता है, ठीक है ना? कंडीशन ये भी कहती है कि ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए। आप देखेंगे टेट, सुपर टेट, इन सब में इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना? बेसिक प्रॉपर्टी से। देन क्या है? ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा सी। तीसरी भुजा से किन्हीं दो भुजाओं का जो सम है वो ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है ना? एक और बात सुनिएगा, यदि मैं बात करूं बी और सी भुजा की, बी और सी भुजा की, तो इनका भी सम क्या होगा? ए से बड़ा होगा। यदि मैं बात करूं सी और ए भुजा की, सी और ए भुजा की, तो भाई मेरे इसका भी सम क्या होगा? तो इसका भी जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके? तो बी के। एक और बात आप जान लीजिए, ए माइनस बी ऑलवेज लेस देन होगा सी के। अरे भाई इसी वाले ट्रायंगल में ए माइनस बी क्या होगा? अगर ए और बी दो साइड हैं, तो इन दोनों का अंतर ऑलवेज तीसरी भुजा से क्या होगा? कम होगा। अब यही होगा बी और सी के केस में, बी माइनस सी इज ग्रेटर देन व्हाट? अरे लेस देन व्हाट? तो आप कहेंगे जी ए। और इसी तरह से मैंने कहा सी माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन व्हाट? तो ये भी आपका बी से लेस देन होगा। बात से सहमत है? ये कुछ एक प्रॉपर्टी हैं जो आपकी हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है ना? साइड दे रखी होंगी, जैसे मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास कुछ साइड हैं, ठीक है ना? मैं मान लेता हूं कि एक साइड 5 है, दूसरी साइड 6 है और तीसरी साइड आपकी 7 है। क्या इन तीनों से कोई ट्रायंगल, अब इससे क्वेश्चन भी आपका तैयार होगा, ठीक है ना? ये तीन साइड है मेरे पास, 5 6 और 7, 5 6 और 7। क्या इन तीनों साइड से कोई ट्रायंगल बन सकता है? कोई ट्रायंगल बन सकता है? तो आप जरा गौर से देखिएगा। आप कहेंगे देखिए जब सम हमें लेना होगा ना और सम हमें देखना होगा, तो हम दो छोटी साइड का सम करके देख लेते हैं कि इन दोनों का सम देखिएगा कितना हो गया? 11। और 11 क्या है? 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? भाई मेरे 100% ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है ना? अब इसके साथ साथ एक चीज और चेक करनी होगी कि क्या सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर, अंतर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो भाई मेरे क्या ये दोनों का अंतर छोटा है? छोटा है तीसरी भुजा से, बिल्कुल छोटा है। तो आप कहेंगे ये 100% एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना? ये 100% क्या करेगा? एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। बात से सहमत है? अब आ जाइए, आप एक साइड ले लेते हैं जी 2, दूसरी साइड ले लेते हैं जी 4 और तीसरी साइड ले लेते हैं जी 7। कितनी? 7। अब आपको ये बताना है कि भाई क्या इन तीनों साइड से बनने वाला ट्रायंगल एक
कोई भी ट्रायंगल बन सकता है क्या? कोई इन तीनों साइड से ट्रायंगल बन सकता है? तो आप कहेंगे देखिएगा जरा इन दोनों का मैं भाई जब सम की प्रॉपर्टी चेक करता हूं तो छोटी साइड का योग करता हूं और ये बड़ा होना चाहिए था किससे? 7 से। लेकिन ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। अब जब ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही तो ये वाली भी होल्ड नहीं करेगी। जरा देखिएगा इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 5 क्या इससे छोटा है? बिल्कुल नहीं, 5 इससे छोटा नहीं है। तो ये क्या होगा? ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा। साइड 2, 4 और 7 एक ट्रायंगल नहीं बनाएगा। ठीक है ना? आ जाइए भाई मेरे, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखिएगा। सॉरी, हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 300 इकाई है। अच्छा, मैं एक बात और आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें जान लेते हैं क्योंकि इसका काम पढ़ने वाला है दोस्त। ठीक है ना? राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये मान लेता हूं कि मैं ये वाला जो एंगल है ना वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है ना? तो आप इस बात को 100% समझ सकते हैं कि साहब यदि ये h होगा तो ये 100% √3h होता है और ये जो इसका मीन्स हाइपोटेनस होता है वो आपका 2h के बराबर होता है। ठीक है ना? अब इसी वाले को भाई मेरे मैं क्या करूं, ये वाला एंगल तो मैंने बना दिया जी 30, कितना बना दिया? 30 बना दिया, इसे मैंने बना दिया 30। अब यदि ये h होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h/√3 और ये हो जाएगा 2h/√3। ठीक है ना? बात से सहमत है? और एक बात और जरा समझिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल और है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होगा भाई? ये वाला एंगल तो आपका 90 होगा ही होगा, ये साइड इसके बराबर होगी। यदि ये इसके बराबर होगी, ये ए मान लूं, ये ए मान लूं, तो ये वाली √2a हो जाएगी, √2a हो जाएगी। क्योंकि आप ये बात जानते होंगे, ये प्रॉपर्टी सभी को पता होगी, क्या आपके पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है, पाइथागोरस जो प्रमेय है, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय जो है थ्योरम, ठीक है ना, ये हमारी क्या कहती है? तो ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर ये ऑलवेज बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बात से सहमत है या नहीं? ये इन दोनों के बराबर होता है, बात से सहमत है? चलिए भाई, जब इतनी बात आपने समझ ली तो देखिएगा जरा, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, तो भाई मेरे ये क्या हो जाएगा? √2a हो जाएगा, √2a हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं और इसके बाद हम कुछ और छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको बताने वाले हैं। जरा सुनिएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 300 इकाई है, इसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 170 इकाई है, 170 इकाई है प्रत्येक जो समान भुजाएं हैं। मतलब मैंने ये कहा कि भाई मेरे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया, सत्यानाश हो गया है। चलो भाई, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्त, ठीक है ना, तो लगना भी चाहिए राइट एंगल, हालांकि हम कुछ भी बना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए कि राइट एंगल है तो राइट जैसा लगना चाहिए। चलो भाई, राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या है? दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं क्या है? बराबर है, दो भुजाएं क्या है? बराबर है। ये भाई मेरे जो बराबर बराबर भुजाएं हैं ना, इसकी लंबाई 170 दे रखी है, 170 दे रखी है। ठीक है ना? दूसरा, ये जो हाइपोटेनस है इसकी लंबाई 300 दे रखी है, 300 दे रखी है। भाई जब भुजाएं समान होती हैं और इसी वाले बिंदु से हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑलवेज इसे बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये क्या करेगा? इसे समद्विभाजित करेगा, मतलब दो बराबर भागों में बांट देगा। दो बराबर भागों में बांट देगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी? 150, 150। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जीरो भाई हटा दो, जीरो हटा दो, जीरो हटा दो। अब जीरो हटाने के बाद आप जरा एक छोटी सी बात ये मुझे बता दो कि देखिए भाई, 15, 15, 8 और 17 एक ऐसा ट्रायंगल है
जो क्या करता है, ट्रिपलेट्स बनाता है, मतलब ये जो साइड हैं वो एक राइट एंगल फॉर्म करती हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप जानते हैं 3, 4 और 5 क्या करती हैं भाई मेरे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। इसी तरह से भाई मेरे क्या, तो आप जानते हैं कितना कितना, तो एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 6, 8 और 10। ये नॉर्मल वो एग्जाम्पल हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हालांकि मैंने आपको कल की वीडियो में ये भी बता दिया था कि हम भाई मेरे कोई भी नंबर लेंगे और उसके क्या ट्रिपलेट्स होंगे उन्हें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी फिर से बता दूंगा लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है ना। जैसे या फिर अभी सुनी लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ 11, 11 के साथ भाई मेरे कौन कौन सी दो साइड होंगी जो क्या क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप क्या करते हैं, 11 का करते हैं स्क्वायर, कितना हो जाता है, 121 हो जाता है। इसका कर दीजिए आधा, और आधा करने के बाद 0.5 ऐड करेंगे, 0.5 घटा देंगे, हमें क्या मिलेगा, 11 के साथ वो दो साइड मिल जाएंगी जो राइट एंगल फॉर्म करेंगी, जो क्या करेंगी, राइट एंगल फॉर्म करेंगी, ठीक है ना। अब सुनिएगा, इसका आधा करेंगे 61.5 होगा, और उसमें 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। मतलब 11 के साथ 60 और 61 दो ऐसी साइड हैं जो क्या करेंगी, राइट एंगल फॉर्म करेंगे। 9 की बात कर लेते हैं भाई मेरे, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 का आधा करूंगा तो 40.5, 0.5 एक में ऐड कर लो, एक में घटा दो, तो आप कहेंगे एक साइड 40 होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 41 होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है ना। इवन के केस में क्या है, 4 का डिवीजन करते हैं, उसके बाद जो भी होगा उसमें एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, ये तो हुई अभी तक की बात, ठीक है ना। अब मैंने ये कहा कि यदि 15, 17, यदि मैं केवल और केवल इस वाले ट्रायंगल पर, यदि मैं केवल और केवल इस वाले ट्रायंगल पर जरा गौर करूं, जरा इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, ये एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें एक साइड भाई मेरे हाइपोटेनस कितना हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया 170, ये 150, तो ये कितना होगा, 80 होगा, 80 होगा। अरे भाई 15, 17 और 8, इसका मतलब इनका कोई भी मल्टीपल होगा वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा, ठीक है ना। देन 80 हो जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, एरिया निकालना है। एरिया, एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट भाई मेरे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा। हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट आपकी 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है ना। इससे ये कितने टाइम, 40 टाइम 4 तिया 12, 12,000 स्क्वायर मीटर आपका क्या होगा, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 25 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर हैं। 56 सेंटीमीटर की भुजा पर सम्मुख सिर से डाला गया लंब ये कितनी लंबाई का होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है ना। तो आप इस बात को जानते होंगे दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। देखिए दोस्त, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, या बन भी रहा है तो मुझे ऐसे अंदाजा नहीं लग पा रहा है अभी तक, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड में आपने केवल यही पढ़ा था कि 25 का स्क्वायर करेंगे, और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 का हम कितना करेंगे, आधा करेंगे, तो 625 का आधा हो जाएगा भाई मेरे 212.5, मतलब 213 और 212, ये 25 के साथ में क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसी वैल्यू नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, हम आपको अभी बताए थे कल शायद या परसों, जो डेल्टा मतलब हीरोज फॉर्मूला है वो ये कहता है, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, एस माइनस सी। ये क्या है, ये हीरोज फॉर्मूला कहता है कि भाई मेरे जो ट्राइंगल का एरिया है वो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है, ठीक है ना। कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो, स्केलन हो, ठीक है ना, आपके इक्विलेटरल कुछ भी हो, सभी में ये तो लगेगा ही लगेगा, ये यूनिवर्सल है, ये हर हर जगह एप्लीकेबल होगा। जब कुछ ना समझ में आए तो ये आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, यहाँ एस क्या है, तो एस है आपका सेमी पेरीमीटर, एस क्या है, तो एस है आपका सेमी पेरीमीटर, और एस की जो वैल्यू होती है वो होती है भाई मेरे क्या, पेरीमीटर का आधा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा,
अरे भाई इन दोनों का यदि मैं सम करता हूं तो भाई 25 और 35 कितना होता है, तो ये आपका 25 और 35 60 हो जाता है। 60 और यहाँ 4 बचेगा 64, 64 में यदि मैं ऐड करता हूं कितना 56, तो ये हो जाएगा भाई मेरे 120, 120, 120 तो साहब पेरीमीटर हो गया, पेरीमीटर हो गया 120। और सेमी पेरीमीटर की बात करूंगा तो सेमी पेरीमीटर इसका क्या होता है, आधा होता है। कितना होता है, आधा होता है। अरे भाई सेमी पेरीमीटर इसका आधा होता है, तो जरा 120 का आधा करोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब सुनना, मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना रख दूं भाई, डायरेक्ट वैल्यू क्यों ना रख दूं, क्योंकि मुझे तो केवल और केवल आंसर तक पहुंचना है। तो 60 एस की वैल्यू, एस की वैल्यू 60, एस में से भाई पहली भुजा घटानी है तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और भाई इसी की बात करता हूं तो इसके लिए भाई मेरे क्या करेंगे, तो आप इस बात को जानते हैं, दूसरी वाली भुजा घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आएगा 21। अरे भाई 40 घटा देता तो 20 बचता, लेकिन 40 से एक कम है तो इसका 21 आ जाएगा। इसमें से भाई घटाऊंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब एक और बात जरा सुनो, एक और बात जो आपके जानने वाली है वो ये है कि ट्राइंगल चाहे जो हो, ट्राइंगल चाहे जो हो, अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करता हूं तो ट्राइंगल का एरिया ये भी होता है, ये भी होता है कि भाई मेरे 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। यदि मैंने बेस ये माना है और यहाँ पर क्या है ये 56 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे यही निकालना है, ये हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है कि ये क्या होगी, बेस 56 हो जाएगा, बेस 56 हो जाएगा। तो भाई मेरे ये भी आपका क्या होगा, एरिया होगा। तो भाई इसे हम बराबर लिख लेते हैं, 1/2 बेस कितना है 56 इंटू हाइट कितनी है, तो आपकी एच हो जाएगी, एच हो जाएगी, ठीक है ना। या एक काम करता हूं, इधर से हटा के इधर लिख लेता हूं, ठीक है ना। 1/2 बेस 56 इंटू हाइट एच, एच निकालना है, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे ये बचेगा जी 28 इंटू एच, 28 इंटू एच, ये बराबर होगा, जरा गौर से देखिएगा, 4 एक यहां से आ जाएगा, 4 इंटू 15 चौका 60, यहां से 4 आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। 15 में से भाई मेरे एक 5 यहां से ले लिया, एक 5 यहां से ले लिया, यहां 7 बचेगा, यहां 3 बचेगा। 3 और 7 21 हो गया, ये भी 21 है, तो इसका मतलब एक 21 और आ जाएगा, एक 21 और आ जाएगा। बात से सहमत है। अब जरा देखना, 4 से तो 4 सत्ते 28 और 7 से तो 7 तिया 21, देन एच इज इक्वल टू हो जाएगा भाई मेरे कितना, 5 तिया 15 सेंटीमीटर, कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बात से सहमत है दोस्त, इतनी बात आप सभी को समझ में आई। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमें ये दे रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तब हमसे ये कहा गया है कि भाई मेरे यदि इसका परिमाप पेरीमीटर भुजाओं का योग कितना दे रखा है, तो ये 52 दे रखा है। तो बताइए सबसे छोटी भुजा क्या होगी। अब एक छोटी सी बात आप मुझे ये बता दो कि भाई मेरे भुजाओं का रेशियो कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मुझे गिवन है कितना है, तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, कितना है 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4। मैंने ये कहा कि यहाँ 12 का मैं गुणा कर लूं तो यहाँ पर आ जाएगा जी 6, 6, 12 का गुणा करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। बात से सहमत है। आपने कहा भाई ये भुजाओं का रेशियो हो जाएगा, भुजाओं का रेशियो हो जाएगा, इंटीजर पार्ट है, आसानी से ऐड कर सकता हूं। कितना हो जाएगा भाई मेरे 4 6 10 और 3 13, और 13 की वैल्यू कितनी है, तो ये 52 दे रखी है, कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर ये तो कितने गुना है, 13 चौक 52, 4 गुना है। यदि ये 4 गुना है तो इसकी साइड अपने आप की 4 गुनी होगी सबसे छोटी भुजा की लंबाई, तो सबसे छोटी कौन सी है, 3 है, और 3 का भी 4 गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बात से सहमत है, तो आंसर आपका होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, मैं एक बार आप लोगों को देख लूं आपके क्या हाल हैं, आप ठीक हैं, हाँ चलिए जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, क्या है, तो हमने ये कहा इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, तो हमें ये दे रखा है कि भाई मेरे क्या दे रखी है,
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो नया त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने त्रिभुज के क्षेत्रफल का k गुना हो जाता है। एक बात मुझे ये बताओ भाई, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भाई साहब जो एरिया होता है √3/4a² होता है, √3/4a² होता है। बात से सहमत है? अब एक छोटी सी बात मुझे ये बताओ भाई, पहले कोई ट्रायंगल ये वाला था, ये था, ये वाला था, छोटू वाला, ठीक है ना, और अब हमने क्या किया, एक बड़कू भाई साहब तैयार कर लिए। ये यदि a है तो ये वाली साइड क्या है, ये 2a है, दो गुनी है। अरे भाई इसका एरिया इतना होगा, इसका एरिया इतना होगा, तो बड़के वाले का इसका कितना होगा, तो आप कहेंगे बड़के वाले का हो जाएगा √3/4, √3/4, 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ √3/4 से तो √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 1:4। और इनका कहना है कि ये 4 ने k गुना है, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सही आंसर आपका कितना होगा, 4 हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, देखिए भाई, क्वेश्चन जरा देखिएगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित तीन क्रमागत संख्याएं हैं। अच्छा देखिएगा, हमने ये कहा है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित तीन क्रमागत संख्याएं हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। आप एक बात जान लीजिए दोस्त, आप एक बात जान लीजिए भाई, केवल 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, 3, 4 और 5, यही किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की ऐसी तीन भुजाएं हैं जिनके बीच में अंतर ऑलवेज 1 यूनिट का होगा, क्रमागत होंगी। ठीक है ना, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जिनके अंदर जो मतलब जैसे कहें कि इवन संख्याएं, इवन तो कोई भी हो सकती है लेकिन क्रमागत इवन संख्याएं, ठीक है ना, तो क्रमागत भाई मेरे इवन संख्याएं कोई नहीं है। ठीक है ना, कोई आपका ऐसा संख्या नहीं है जिससे क्या बने कि भाई मेरे ट्रायंगल बन जाए। क्यों? क्योंकि आप इस बात को देखे होंगे, आप इस बात को देखे होंगे कि भाई जैसे 4 का स्क्वायर, 4 का मुझे 4 के साथ मुझे देखना है क्या होता है, तो 4 चौक 16। भाई मेरा जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, 4 चौक 16/4 कर लेते हैं और एक ऐड करते हैं इसमें और एक माइनस कर देते हैं। तो आप कहेंगे एक संख्या 3 होगी तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। भाई 4, 3 और 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसी तरह से 6 की बात करता हूँ, 6 की बात करता हूँ, तो 6×6 = 36 और 36 का 1/4 करेंगे, 9 होगा। 9 होगा तो भाई मेरे एक संख्या 8 हो जाएगी, और सॉरी हाँ 8 हो जाएगी, और एक संख्या आपकी 10 हो जाएगी। सॉरी सॉरी मैं शायद गलती कर दिया। मात्र एक ही ऐसा ट्रिपलेट है जो मतलब इवन नंबर से बनता है। इवन नंबर मतलब 4, 8 सॉरी 8, 6 और 10। ठीक है ना, इसके सिवाय अब कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जहां क्रमागत इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर तो होंगे लेकिन क्रमागत इवन नंबर नहीं है जहां से हमें क्या मिल जाए, जहां से हमें क्या मिल जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए। ठीक है ना, तो बात से सहमत है यहां तक? अरे बोलो ना। चलिए भाई बहुत अच्छे। तो यही दो पॉसिबल, देखिए अगर कोई क्रमागत संख्याओं की बात करे, क्रमागत, ठीक है ना, तो क्रमागत क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज यही होगा। ठीक है ना, यदि बात करें किसकी भाई मेरे क्रमागत इवन संख्याओं की, क्रमागत इवन संख्याओं की, ठीक है ना, तो उसके लिए ये हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा जरा, हम इस बात को जानते हैं कि 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये बराबर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिएगा, यहां दो चीजें आप समझ सकते हैं। एक बात तो ये जानते हैं कि भाई मेरे बेस इंटू हाइट है, ये हाइट, ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनस नहीं है। या फिर अगर राइट एंगल ही आपने लिया है तो एक काम कीजिएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर लिखिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। बेस इंटू परपेंडिकुलर आपके लिए ज्यादा आसान होगा समझना, समझना भी आसान होगा, और अच्छी बात यह है कि कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो अब आपसे चाहे जो पूछ ले, चाहे जो पूछ ले, आप एक अंदाजा लगा सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है ना, ठीक, तो आप इस बात को यहां से समझ सकते हैं
क्या भाई 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर इंटू क्या, बेस। ठीक है ना, आप इस बात को समझते हैं। अब जरा देखिएगा, यहां हम क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से जाएंगे तो आप ये बात कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा भाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोगुना बेस इंटू परपेंडिकुलर के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का दोगुना बेस इंटू परपेंडिकुलर के बराबर होगा। अब 6 का दोगुना करूंगा तो साहब 12 होगा। 12 के ऐसे गुणनखंड देखिए जो क्रमागत होने चाहिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, बिल्कुल बात बन जाएगी भाई। अब अगली संख्या क्या होगी, 5 होगी। अब देखिए बात करते हैं 8 की, 8 तिया 24, 24 के गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, एक तो होगा जी 12 तिया, नहीं 12 दूनी 24, ठीक है ना। दूसरा होगा 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहां से क्या ये क्रमागत बन पाएंगे, अरे 5 आना चाहिए था, लेकिन 6 पहले से ही बड़ा है। और ये क्या होगा, जो भी नंबर होगा इन दोनों से फिर 100% बड़ा होना चाहिए, इन दोनों से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेनस भाई मेरे अलग है और वो इन दोनों नंबर से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्रमागत अब ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा क्रमागत। देन हमने ये कहा क्योंकि 2 का अंतर तो कम से कम इनमें आ रहा है और जो भी नंबर होगा इनसे बड़ा होगा। ठीक है ना। अब दूसरी बात सुनिएगा, 10 का 20 हो जाएगा और 20 का, तो आप कहेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5। अब देखिए 4 और 5 के साथ में कौन आपका क्या बनाता है, भाई जिसका बेस और हाइपोटेनस 5 हो और 4 हो, तो आप कहेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, रूट भाई 16 प्लस 25, रूट 16 प्लस 25, ये आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, जो क्या होगा, एक इंटीजर नंबर नहीं होगा। हाइपोटेनस तो यही होगा ना, यहां से निकालेंगे तो इसकी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे रूट ऑफ 3 3 जा 9 प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16, आपका कितना हो जाएगा भाई मेरे 25, और 25 का रूट बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात से सहमत है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2√3 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें कैलकुलेट करना है। समबाहु त्रिभुज के बारे में मैं कल ही आपको बता चुका था, क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये एक समबाहु त्रिभुज है दोस्त, जिसमें सारी की सारी भुजाएं समान है, ये ए है तो ये भी ए है और ये वाली भी ए है। आप कहेंगे भाई मेरे पेरीमीटर इसका हो जाएगा एरिया सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया हो जाएगा कितना, √3/4, √3/4 ए स्क्वायर। अगर हम इसी की बात करेंगे किसकी भाई मेरे हाइट की, तो हाइट हो जाएगी इसकी कितनी, तो हाइट हो जाएगी √3/2, √3/2 ए। ठीक है ना, बात से सहमत है, ये सारी की सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है ना। इसी वाले में अगर हम बात करते हैं आर इन की, आर इन मतलब इन रेडियस, इन सर्किल रेडियस, तो वो कितनी होती है, वो होती है a/2√3। और अगर हम बात करते हैं आर सरकम की, आर सरकम की, तो ये होती है भाई मेरे a/√3। ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी दोस्त, ये सब आपको जानना जरूरी है। ठीक है ना। अब सुनिएगा, भाई ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी है, 2√3। देखिए भाई h हमें दे रखा है, h कितना है, तो ये है आपका 2√3, और ये किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू है। अच्छा h कितना होता है, तो h होता है √3/2a, √3/2a। तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर आएगा गुणा हो जाएगा, देन a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब a की वैल्यू 4 है तो भाई मेरे इसका जो एरिया होगा, एरिया होगा वो हो जाएगा √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई मेरे, 4 से 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√3। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 2 2 4, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। √3/4 ए स्क्वायर पूछा क्या है हमसे, क्षेत्रफल पूछा है। 4√3 सही तो है, देन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 4√3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष लंबों का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। अब यहां जरा सुनिएगा, यहां कुछ चीजें आपके जानने वाली हैं, और क्या चीजें जानने वाली हैं। एक तो हमने कहा कि भाई हमने पूछा क्या है, तो द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड अल्टीट्यूड्स। अब देखिएगा यहाँ दो तीन चीजें आपको जाननी होंगी, दो तीन चीजें क्या क्या जाननी होंगी। तो देखिए आपने कुछ सुने होंगे, क्या क्या सुना होगा, तो आपने एक तो सुना होगा क्या, इन सर्किल। ठीक है ना, एक आपने सुना होगा क्या, सरकम सर्किल सेंटर। ठीक है ना, सरकम सेंटर।
एक आपने मतलब परिकेंद्र सर्कम सेंटर, दूसरा ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना, तीसरा इन सेंटर और चौथा आपका सेंट्रॉइड, ठीक है ना। अब इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लंब केंद्र की बात करते हैं तो ये होता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया लिखने में, ठीक है ना, एक मिनट रुकिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्या भाई मेरे, परपेंडिकुलर। आज सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है दोस्त, काफी स्लो चल रहा है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। मतलब लंबों के जो अपोजिट साइड्स, अपोजिट भाई मेरे किससे, अपोजिट शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों के क्या है भाई मेरे, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कटान बिंदु है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वही क्या होगा आपका लंब केंद्र होगा। दूसरी बात करते हैं भाई मेरे किसकी, केंद्रक की। तो केंद्रक क्या होता है, मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, माध्यिका का कटान बिंदु, ठीक है ना। माध्यिका के कटान मतलब जो माध्यिकाएं होंगी, मतलब किसी भी ट्रायंगल में हम क्या करेंगे भाई मेरे, ये हमारे पास मान लेते हैं ट्रायंगल है, तो हम क्या करेंगे, इसके यहां से हमने इसे क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया। यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसे भी हमने क्या किया, बाइसेक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा ये आपका क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड होगा। बात करते हैं अंतः केंद्र की, अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र के लिए भाई मेरे क्या होता है, जरा देखिएगा। अंतः केंद्र के लिए, तो अंतः केंद्र के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं साहब, जो एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर है, इसे काटने वाला एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, और इसे भी बाइसेक्ट करने वाला ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। इनके जो जो कटान बिंदु है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई मेरे, अंतः केंद्र कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अगर हम सरकम सेंटर की बात करते हैं, सरकम सेंटर की, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको किसी जमाने में बताया गया होगा, गुरुजी ने कहा होगा, ये प्रकार लीजिए, आधा आधे से ज्यादा दूरी के साथ यहाँ चाप लगाइए, यहाँ चाप लगाइए, यहाँ आपका शीर्ष रखने के बाद फिर एक बार यहाँ से चाप लगाना है भाई मेरे, उतनी ही दूरी के साथ जहां पर भी भाई ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, उन दोनों को मिला देना है। तो यही क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, तो ये लंब समद्विभाजक होगा, लंब समद्विभाजक, ठीक है ना, लंब समद्विभाजक, ठीक है ना, लंब समद्विभाजक। और लंब समद्विभाजक का जो कटान बिंदु है वही आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। और आपसे भी क्या पूछा गया है, अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब क्या है भाई मेरे, अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, अल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। देन परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। बात चारों की समझ में आ गई या नहीं, अरे बोलो भाई, ये बात आपको सभी को समझ में आ गई, ठीक है ना। हाँ, देखिएगा, चाहे तो एक बार मैं फिर से कंफर्म कर दूं। आप इस बात को जानते होंगे भाई मेरे, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने ये एक ट्रायंगल ले लिया और इस ट्रायंगल में मैं क्या करता हूं भाई मेरे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के साथ जो आपका बनता है वो सरकम सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है, सरकम सेंटर बनता है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या कहलाता है, ये अंतः केंद्र कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, अंतः केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। आज थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया, कोई बात नहीं। देन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा जरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या किया, यहाँ पर भाई मेरे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये दोनों बराबर होंगी। इसका भी भाई मेरे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये दोनों आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये वाली दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। जहां पर भी मिलेगा वही आपका सरकम सेंटर होगा, और यहाँ से हमारा क्या बनता है, तो परिकेंद्र परिव्रत बनता है, परिव्रत बनता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम आपसे ये कहेंगे कि भाई मेरे, हमारे पास मान लेते हैं कोई भी एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, इससे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या बनता है, ये आपका लंब केंद्र बनता है, ये क्या बनता है, लंब केंद्र बनता है। किन्हीं दो का भी जो कटान बिंदु होगा वही तीनों का भी होगा, ठीक है ना, लंब केंद्र, ठीक है ना।
भाई मेरे क्या बनता है, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर बनता है। यदि मैं बात करता हूं किसकी, तो भाई मेरे एक बार फिर से आ जाओ, कोई भी ट्रायंगल होगा, कोई भी ट्रायंगल होगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके मध्य बिंदुओं को मिलाया, भाई मेरे जितनी ये होगी उतनी ये होगी। यहां पर देखेंगे तो भाई इस वाले से हमने यहां पर मिला दिया, जितनी ये होगी उतनी ही ये भी होगी, तब ये क्या बनता है, तो ये आपका बनता है जी केंद्रक। केंद्रक, ठीक है ना, ये आपका केंद्रक होगा, ठीक है ना। केंद्रक की प्रॉपर्टी होती है, यदि ये एक होगा तो ये वाला शीर्ष की तरफ क्या होगा, दो होगा, दो होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मैं अलग से भी इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा फिलहाल आपके, ठीक है। अब आ जाइए भाई मेरे इस वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए जरा, आपके सामने है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक है। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऊंचाई के बारे में, तो हाइट जो होती है वो होती है √3/2a, √3/2a, और ये कितने के बराबर है, √3 के बराबर है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मुझसे पूछा क्या गया है, तो परिमाप पूछा गया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा, तो भाई मेरे समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी, आंसर हो जाएगा 6, ठीक है ना। यूपी टेट में आप देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और मैंने ये क्लास कहीं ना कहीं उससे भी ध्यान में रखते हुए और उसे ज्यादा ध्यान में रखते हुए बनाई है, ठीक है ना। आगे भी क्लासेस जो आएंगी उसमें आप ये देखेंगे कि आपका जितने भी टॉपिक हैं यूपी टेट और सुपर टेट, क्योंकि इसकी भी आपकी वैकेंसी आने वाली है जल्द ही, और आपकी लगभग वैकेंसी मान के चलिए 72 से 75 हज़ार, 70 से 75 हज़ार के बीच में वैकेंसी आने वाली है, शायद 70 हज़ार का नोटिफिकेशन लगभग जारी होने वाला है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बाकी जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी में ये चीज शेयर जरूर करते रहें, ये चीज क्या करें, शेयर जरूर करते रहें, ठीक है ना। चलिए भाई, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिकाएं, माध्यिकाएं भाई मेरे कितनी हैं, ये हैं माध्यिकाएं हमें दे रखी हैं। एक छोटी सी बात जरा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये कोई हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ये कोई क्या है, ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है। और मैंने इसके लिए क्या किया भाई मेरे, माध्यिका मतलब मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया, एक मीडियन हमारा ये है, दूसरा मीडियन हमारा ये है, और तीसरा मीडियन हमारा ये है, ठीक है ना। मीडियन है, ये एक ही बिंदु से पास करेगा, ठीक है ना, एक ही बिंदु से पास करेगा। एक मिनट, नहीं तो ये होगा कि सर इतनी एक जगह इतने सारे, हाँ, हाँ, चलिए भाई, ये तीसरा वाला मीडियन है, तीसरा वाला मीडियन है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, वो मीडियन के द्वारा बनाए गए ट्रायंगल की बात कर रहा है, मतलब इस वाली साइड को मैंने इधर लिया, मान लेता हूँ ये मैंने इधर ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये वाली साइड मैंने ली, मान लेता हूँ मैंने इधर ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। ये वाली साइड ली मैंने, ये वाली साइड, और ये वाली साइड भाई साहब मैंने क्या किया, इधर ड्रॉ कर ली। ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। अब ये मीडियन के थ्रू है, मान लेते हैं ये आपका M1 है, M1, ये आपका M2, ये आपका M3, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान में दीजिएगा कि दोस्त यदि ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ABC और ट्रायंगल क्या भाई मेरे MNO, मान लेते हैं ये MNO, MN और O, ठीक है ना। इन दोनों के एरिया के बारे में कहें तो इन दोनों के एरिया के बारे में रिलेशन होता है 4/3, मतलब यदि इसका एरिया 4 होगा तो इसका एरिया 100% 3 यूनिट होगा, कितना होगा, 3 इकाई होगा। बात से सहमत है दोस्त, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और दोस्त इस तरह से अगर अब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हुए आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। मीडियन हमें दे रखी है, माध्यिकाएं दे रखी हैं, कितनी है, 5, 12 और 13, 5, 12 और 13। आप जानते हैं 5, 12 और 13 क्या बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें ये वाली साइड यदि 5 मानूं, ये वाली 12 मानूं, तो ये वाली 13 होगी, और इसका जो एरिया होगा, एरिया हो जाएगा भाई मेरे कितना, 5 इंटू 12/2, 1/2 इंटू 5 इंटू 10, देन कितना हो जाएगा भाई मेरे, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो 30 हो गया, लेकिन एक बात आप जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए कि भाई ट्रायंगल एबीसी के अगर एरिया की बात करते हैं, एबीसी का एरिया जो भाई क्या होगा, जो मीडियन के द्वारा एरिया बना होगा ना, मीडियंस के द्वारा जो एरिया बना होगा, इसका कितना होगा, तो ये 4/3 होगा, कितना होगा, 4/3 होगा। ये ऑलवेज क्या होगा, मीडियंस के द्वारा बने हुए
ट्राइंगल के एरिया का 4/3 होगा। तो इसका 4/3 नहीं निकाल पाएंगे? अरे भाई इससे केवल और केवल 30 से गुणा करना है, तो भाई 4/3 ऑफ 30 कितना हो जाएगा भाई मेरे? 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये आपका 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आगे बढ़ो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखिएगा। मीडियन एडी ABC has a point E if area of triangle ABE, ठीक है ना, ABE is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ACE will be। अब सुनिएगा, त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है? ABC है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये आपका क्या है? ABC है। ये वाला A मान लो, ये वाला भाई मेरे B मान लो, और ये वाला C मान लो। ठीक है ना? तो इसके बारे में कहा गया है, इसके बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि ये अगर आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है ना, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD, माध्यिका है, माध्यिका का मतलब क्या होगा? माध्यिका का मतलब क्या होगा? तो आप जानते हैं इस वाली साइड को ये बराबर भागों में विभाजित करेगी। दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है ऐसा, लेकिन ऐसा है। ठीक है ना, माध्यिका है। ठीक है ना, ABE का क्षेत्रफल कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज ACE ये क्या है? AD पर कोई बिंदु E है। अच्छा, AD पर कोई बिंदु E है, कुछ गड़बड़ है दोस्त। ठीक है ना, एक मिनट जरा सुनिएगा। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है। चलिए भाई, ABC की माध्यिका, ABC की माध्यिका AD पर कोई बिंदु, अच्छा माध्यिका AD है, ठीक है जी। AD पर कोई बिंदु E है, कोई बिंदु मान लेता हूं यहाँ E है। ठीक है ना, E है। यदि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, ABE, हाँ ठीक है, ABE का क्षेत्रफल कितना है? 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल क्या होगा? ACE का, AC और E का क्षेत्रफल क्या होगा? ACE का क्षेत्रफल क्या होगा? अब जरा गौर से देखो, ये वाली साइड क्या है? इसके बराबर है, इसके बराबर है। इस वाले ट्रायंगल की हाइट और इस वाले ट्रायंगल की हाइट क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसका मतलब जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये भी होगा। जब ये दोनों एरिया आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाला एरिया इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। और मीडियन की ये प्रॉपर्टी है कि भाई मेरे कोई भी मीडियन, जैसे यहाँ पर मैंने ये कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका यदि मैं मीडियन ड्रॉ कर लेता हूँ, मीडियन, ठीक है ना, तो ये क्या करता है, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो ये वाला एरिया यदि 1 इकाई होगा तो ये वाला भी एरिया 1 इकाई होगा। बात से सहमत है? जब पूरा ये वाला ABD एरिया बराबर होगा कितने के? ACD इसके बराबर होगा। और इसमें भी इस वाले पार्ट का, इस वाले भाग का भाई मेरे एरिया हमारे किसके बराबर है? तो दूसरे वाले एरिया के बराबर है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। मैंने ये कहा कि भाई इस वाले भाग का एरिया, इस वाले भाग का एरिया ये वाला किसके बराबर है? तो ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए भाई, तो आई थिंक कि आपको अभी तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी होगी जो समझ में ना आई हो। तो आज के लिए दोस्त इतना ही काफ़ी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दूसरी बात यह है कि हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है ट्रू मैथ्स, जहाँ पर आपको ये PDF विद सॉल्यूशन मिल जाएगी, ट्रू मैथ्स विद ब्रिजेश सर, ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप कम से कम, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कम से कम आप सभी लोग अपने 10-10 फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। दूसरी बात कि सभी से कहें कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और उसके बाद क्या करें, एक काम और है, शेयर करना तो कतई ना भूलें, अपने 10 लोगों में शेयर करना होगा। तीसरी बात यह है कि दोस्त यदि कमेंट कर सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तीसरी जो सॉरी चौथी जो बात है वो ज़रा सुनिएगा, वो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि यदि आपका कोई भी सजेशन है तो 73 55 70 32 51 ये मेरा नंबर है, जिस पर आप
किसी भी टाइप का कोई सजेशन यदि देना चाहते हैं, यदि कोई भी अभी भी लग रहा हो आपको कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए सजेशन दे सकते हैं, अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ठीक है ना। उन्हें मैं इसमें डिस्कस कराता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल मिलते हैं फिर और कुछ नए क्वेश्चन तथा तरीकों के साथ। दूसरी बात, जितने भी टेट और सुपर टेट वाले जो मेरे भाई हैं, वो बिल्कुल तैयार रहें, और उनके लिए बिल्कुल मतलब बेसिक से हम कराएँगे, कोई भी किसी भी टाइप की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। करना ये होगा कि 10 लोगों में वीडियो को कम से कम शेयर करते रहें। चलिए भाई, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।